Hello aspirants, welcome to Easy as by the Hindu analysis. Today the date is 19th June, so let's get started. कल का न्यूज़ डिस्कशन ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था. इवन आई नो दैट बिकॉज आई वॉज नॉट वेल. ओके, सो बट उसको स्किप करना भी ठीक नहीं था पूरी तरीके से, इसलिए हमने वीडियो रिकॉर्ड ज़रूर किया था, बट आई डेंट गिव माई बेस्ट येस्टरडे. एनीवे, हम लोग आगे चलते हैं. G7 समिट चल रहा है. नो, यहाँ पर ना G7 में सबसे बुरी बात अगर इंडिया के लिए कुछ है, दैट ट्रंप ने यहाँ पे कहा है कि चाइना और रशिया को यहाँ पर इनवाइट करना चाहिए एंड इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू G9. बट देर इज़ नो मेंशन ऑफ इंडिया. ओके, जबकि हम लोग मानते हैं दैट इंडिया USA आर गुड पार्टनर्स, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट जा रही हैं. एक टाइम पर जो हम देख रहे थे कि इंडिया USA के रिलेशंस बहुत अच्छे से बूम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं. कई रीजंस हैं. सबसे पहला रीज़न बना यूक्रेन रशिया वॉर, बिकॉज इंडिया ने यहाँ पर न्यूट्रल स्टांस लिया. हमने कहा दिस इज़ आर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. बट USA ने, एंड स्पेशली जब ट्रंप के अंडर में आया USA, तो इट परसीव दिस स्ट्रैटेजिक ऑटोनमी इंडिया की एज अ फेंस सिटिंग. और ट्रंप ने क्या किया, जब ये अभी तक टोटल 15 टाइम्स वो कह चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तान का सीज़ फायर मैंने रुकवाया, और मोदी जी ने अभी तक इसको कंडेम नहीं किया कभी. तो इनके इस स्टेटमेंट से इम्पैक्ट ये हुआ कि फिर से पिछले काफ़ी ऑलमोस्ट डेकेड एंड हाफ वी ट्राई टू डी हाइफनेट इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, बट ट्रंप ने फिर से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक ही हाइफन में ला दिया है. ओके, मतलब इक्वालिटी के बेसिस पर वो डील कर रहे हैं दोनों कंट्रीज से, जबकि हमने हमेशा काफ़ी टाइम से यही ट्राई किया था टू डी हाइफनेट दिस रिलेशनशिप, बिकॉज वी आर अ बेटर पार्टनर व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म और ग्लोबल पीस. उसके बाद यहाँ पर जो इनकी USA का एक और स्टेटमेंट निकल के आता है, जब वो कहते हैं पाकिस्तान इज़ अ फिनोमिनल पार्टनर इन काउंटरिंग दी टेररिज्म. फिर UNSC में भी यही होता है. एक जगह पर चेयरमैनशिप दे दी जाती है पाकिस्तान को ऑफ इट्स एंटी टेररिज्म कमेटी UNSC की, और दूसरी तरीके सॉरी यहाँ पे वाइस चेयर दी गई थी एंड चेयर दे दी गई ऑन तालिबान मैटर्स. ओके, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अब US पाकिस्तान के ज़्यादा क्लोज जाता हुआ दिख रहा है रादर दैन इंडिया. और उसका एक और रीज़न बनता है ईरान, क्योंकि ईरान की नेबरिंग कंट्री है जिससे बिल्कुल बॉर्डर टच होती है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में USA का एक एयर बेस भी है. ठीक है, नूर खान एयर बेस. और इस वक्त रिपोर्ट भी यही है कि ईरान बॉर्डर पर पाकिस्तानी फाइटर जेट्स फ्लाई कर रहे हैं एंड दे आर गैदरिंग द डेटा टू हेल्प द USA एंड इसराइल. ओके, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान इस तरीके की भी स्टेटमेंट्स देता है दैट अगर ईरान पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो फिर हम इसराइल पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे. ये इस तरह के भी स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से आते हैं. बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान इज़ गैदरिंग द इंटेलिजेंस एंड डेटा फॉर USA. ओके, सो कल भी हमने जब डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, तो हमने यही बात की थी कि ये जो आज हम थर्ड न्यूक्लियर एरा देख रहे हैं, ये काफ़ी मैसी है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है. इसमें कौन किसकी साइड है या साइड चूज़ करना उतना आसान नहीं है. और फिर कल ही पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनको लंच पे भी होस्ट किया गया इन दी वाइट हाउस. ओके, तो ये कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, और ये सारी चीज़ें की शुरुआत यहीं से होती है जब हम यूक्रेन रशिया के मैटर पर स्ट्रेटजिक ऑटोनमी की बात करते हैं. बट USA कहीं ना कहीं ये परसीव करता है दैट इंडिया नेवर टेक अ क्लियर स्टांस अगेंस्ट द कंट्रीज दैट आर होस्टाइल टू USA और यूरोपियन कंट्रीज एज अ होल. ओके, तो ये सारी पिक्चर है अभी तक की. इसके अलावा ट्रेड एस्पेक्ट पर इंडिया और USA के क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं वो हमने 3-4 दिन पहले न्यूज़ एनालिसिस में ही डिस्कस कर लिया था. PDF भी आपको न्यूज़पेपर के साथ मिल गई थी. ओके, बट ये सबसे बुरी न्यूज़ होगी अगर G7 को एक्सपेंड करके G9 बनाया जाता है और उसमें चाइना एंड रशिया. अब आप एक और देखिए, ट्रंप का एटीट्यूड ऐसा ही है, उसे डिकोड करना उतना आसान नहीं होता है किसी के लिए, क्योंकि वो मूड पे डिपेंड करता है उस आदमी के. ट्रंप एक तरफ तो कहते थे कि रशिया इज़ नॉट गुड. ओके, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, ये ठीक नहीं है, इंटरनेशनल पीस को डिस्टर्ब किया. नाउ ही इज़ इनवाइटिंग रशिया टू जॉइन दी G7 एंड इवन चाइना एंड कॉल्ड इट एज G9. बट इंडिया के लिए उन्होंने कोई ऑफर नहीं दिया, कहीं कुछ मेंशन नहीं है, नथिंग.
ओके, सो यूएनएससी में हम लोग P5 कंट्रीज़ की बात करते हैं विद अ वीटो पावर, परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। वो तो बहुत दूर की बात है, इंडिया को तो यहाँ भी इनवाइट नहीं किया जा रहा है कि आप इसके आके मेंबर बनिए। चलो, एनीवे, खामेनी सेज ईरान विल नॉट सरेंडर, तो यहाँ पर लड़ाई चल रही है अभी एज इट इज़। कहाँ तक जाएगी, कब रुकेगी, वी डोंट नो। ओके, नो सी, हम लोगों ने उस दिन जब बात की थी ना कि ये जो 16 से ऊपर के बच्चे हैं इनको एडल्ट ट्राई करें या एज ए जुवेनाइल ट्राई करें, तब हमने कहा था कि अगर हम इनको 16 साल की उम्र में जुवेनाइल करेक्शन होम की बजाय प्रॉपर जेल भेज देते हैं तो वहाँ से हो सकता है कि ये और भी हार्ड कोर क्रिमिनल बन के निकलें, क्योंकि हमें पता है हमारे यहाँ की जेल्स के हाल क्या होते हैं। ठीक है, बट वैसे ही कुछ यहाँ भी वही हाल है, जो करेक्शन होम है ना उसमें भी इसी तरीके के हाल है। यहाँ पर भी कोई ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे वो सुधर के ही निकल रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस, टीन बीटन टू डेथ एट जुवेनाइल होम इन नॉर्थ दिल्ली। ओके, सो जेल हो या फिर जुवेनाइल होम हो, इट्स ऑल अबाउट कि हम लोग वाकई में यहाँ से रिफॉर्म कर पा रहे हैं क्रिमिनल्स को या नहीं कर पा रहे हैं, या और उल्टा आप एक हार्ड कोर ट्रेनिंग देकर उन्हें क्रिमिनल बना के यहाँ से निकाल रहे हो। ठीक है, तो हमें रिफॉर्म और करेक्शन यहाँ पर चाहिए इन दोनों जगहों पर। और जेल में ये जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स वगैरह वाला जो कल्चर है, उसी के लिए हम लोग बात की थी हमने एक बार टॉपिक में, प्रिजन रिफॉर्म्स। ओके, तो वो वाला जो पॉइंट है आपका, जो हम काउंटर में लिखते थे कि जेल भेजना ठीक नहीं है, जुवेनाइल होम भेजना ज़्यादा ठीक है, बट वहाँ भी हाल कुछ ऐसे ही हैं, कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है वहाँ भी। ओके, इंडिया यूएस पार्टनरशिप पर ही ये आर्टिकल भी आया हुआ है और मैंने आपको आधी पिक्चर वहाँ पर समझा दी है। और यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मैं चाहूँगा कि आप अपने फैक्ट बुक में भी लिखें। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लगा मुझे दैट दीज टैक्टिकल इरिटेंट्स जो अभी अप डाउन आ रहा है, दीज मस्ट नॉट ऑब्सक्योर द डीपर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट in defense cooperation, Quad initiative, intelligence sharing, and convergent interest from the Indian Ocean to the Pacific remain the strong foundation. Okay, ये छोटे छोटे इरिटेंट्स आते रहेंगे रिलेशनशिप में, लेकिन हमारा जो ओवरऑल स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट है डिफेंस को लेकर, क्वाड को लेकर, टेररिज्म पर, इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर और ओवरऑल इंडो एंड पैसिफिक को लेकर, वो हमारी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। तो वो इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए ऐसे छोटे मोटे इरिटेंट्स की वजह से। And now this point is more important, quiet, persistent and calibrated diplomacy must remain the preferred method. Okay, that's how you conclude something in a diplomatic way. चलो, इस आर्टिकल पे हम लोग आते हैं। हम दोनों में कॉमन क्या है यूएस इंडिया में? वी हैव शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, वी हैव कन्वर्जिंग जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इन इंडो पैसिफिक रीजन, वी हैव म्यूचुअल एम्बिशन टू शेप द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। यूएसए ने अपने हिसाब से वर्ल्ड को शेप किया था पोस्ट वर्ल्ड वॉर, बट अब वर्ल्ड ऑर्डर फिर से एक न्यू शेप ले रहा है और उसमें हम दोनों का ही म्यूचुअल एम्बिशन है। ये मिस्टर ट्रम्प डिसीजन टू होस्ट ए लंच ऑन जून 18 फॉर फील्ड मार्शल असीम मुनीर, जो जिनको फील्ड मार्शल का स्टेटस दिया है पाकिस्तान ने, पहले से आर्मी चीफ थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फिर से एक रिटर्न ऑन दी हाइफिनेशन, ट्रीटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान एज इक्विवेलेंट स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स। पहले ओबामा की ट्रिप जब होती थी तब तक उसके पहले के जितने प्रेसिडेंट थे उन सबका बहुत सिंपल था, अगर वो इस रीजन में आएंगे तो वो इंडिया भी विज़िट करेंगे और पाकिस्तान भी विज़िट करेंगे। सेम चीज़ हमारा भी एटीट्यूड था कि हमारे भी जब प्राइम मिनिस्टर वगैरह विजिट करते थे तो वो पैलेस्टीन भी जाएंगे, वो इजराइल भी जाएंगे, एक हाइफनेटेड रिलेशनशिप चलती थी। तो इसराइल ने भी वहाँ पर यही कोशिश की कि इसको डी हाइफनेट किया जाए, दैट पैलेस्टीन इजराइल इज़ नॉट इक्वल, और हमने भी यही कोशिश की कि इसको डी हाइफनेट किया जाए, एंड वी डिड इट सक्सेसफुली फॉर क्वाइट सम टाइम। बट अब जाकर फिर से वही टाइम हमें वापस देखने को मिल रहा है जहाँ पाकिस्तान इंडिया को इक्वली स्ट्रैटेजिक पार्टनर समझा जा रहा है बाय द यूएसए। और ट्रेड को लेकर कहें तो अभी थोड़े दिन पहले ही मिस्टर ट्रंप ने एक डील साइन की है चाइना को लेकर। ठीक है, वहाँ चाइना के साथ आप डील साइन कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि उन्हें चाहिए थे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, उन्हें चाहिए थे मैग्नेट्स, ठीक, और उन्हें चाहिए थी इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी, ठीक है, फ्रॉम चाइना विच इज़ अ कंसर्न। बट एट द सेम टाइम उनके कुछ स्टेटमेंट डिस्करेज करते हैं एप्पल के सीईओ को फ्रॉम एक्सपेंडिंग मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। उन्होंने कहा था कि अगर आप एप्पल प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो यूएसए में आने पर हम उस पर 25% टैरिफ लगाएंगे।
ओके, इंडिया क्या कोशिश कर रहा है, हम एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी एंड प्रोजेक्टिंग इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये टोटली डाइवर्जेंट जा रही है दोनों कंट्रीज। ट्रम्प कह रहे हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, हम कह रहे हैं कि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के अंडर में इंडिया इज़ एन प्रॉपर ऑल्टरनेटिव विद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो यहाँ पर ये एक इरिटेंट बनता है इंडिया और यूएसए के बीच। देन नेक्स्ट इज, मैंने आपके साथ H1B वीज़ा रिजीम पर एक छोटा सा लेक्चर किया था, ठीक है। इट वॉज लॉन्ग अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडिया यूएस टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, बट नाउ इट अपीयर्स वल्नरेबल टू पॉलिटिकल पोस्चरिंग एंड प्रोटेक्शनिस्ट रेटोरिक। ओके, क्योंकि ट्रम्प का एटीट्यूड कुछ ठीक नहीं है इस चीज़ को लेकर H1 वीज़ा को, और H1 वीज़ा में अराउंड 75% जो वीज़ा इशू होते हैं ये एक्सक्लूसिवली इंडिया वाले लेते हैं। ओके, ये इंडियंस को इतना ज़्यादा फेवर मिलता था यहाँ पर, बट यहाँ पर इन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने आपको दो तीन चीज़ें और डिस्कस की, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें ट्रम्प ने इनकी फंडिंग कट करने की बात की है कि आप जिन स्टूडेंट्स को ले रहे हो उनका पहले पूरा प्रोफाइल अच्छे से चेक हो जाए, उसके बाद जाकर आप उनको एडमिशन दे सकते हो। ये था वो यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के कमांडर जिन्होंने पाकिस्तान को एज अ फिनोमिनल पार्टनर कहा था एनकाउंटर टेररिज्म में। तो ये एक और इरिटेंट बनकर आया। तो क्यों हो रहा है ये ड्रिफ्ट, क्यों इंडिया यूएस जो क्लोज माने जाते थे वो एक दूसरे से दूर जाते हुए दिख रहे हैं हमें। सबसे पहला रीज़न है ट्रम्प, क्योंकि ट्रम्प का हमेशा से दो चीज़ें उनके एटीट्यूड में हमेशा देखने को मिलती है। पहला तो कि शॉर्ट टर्म गेन पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि अभी हमें क्या गेन हो रहा है क्या लॉस हो रहा है वो बताओ, दिस इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज़ कि ये डिप्लोमेसी में भी हमेशा प्रॉफिट खोजते हैं, देयर शुड बी मॉनेटरी प्रॉफिट अपनी हर डील में, हर डिप्लोमेटिक मूव में। ट्रम्प शॉर्ट टर्म गेन ओवर द लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट, क्योंकि उनका यही कहना है ना कि हम लोग क्यों देते हैं दूसरी कंट्रीज़ को पैसा, वो दिए जाते थे लॉन्ग टर्म में, ठीक है, कि आगे चल के वो यूएसए का डिप्लोमेटिक हैज बनता है, लेकिन वो मैटर नहीं करता ट्रम्प को। ही वॉन्ट्स टू नो इन शॉर्ट टर्म क्या बेनिफिट हो रहा है यूएसए को। द अमेरिकन इम्पल्स टू मोनेटाइज डिप्लोमेसी, जैसा हमने अभी देखा था कि उन्होंने इंडिया से टैरिफ कम करवा ही लिया ऑन टेस्ला। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कंटिन्यूज टू व्यू पाकिस्तान एज अ फैमिलियर स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड काउंटर टेररिज्म। एक बार फिर से कहीं ना कहीं पहले पाकिस्तान को इतना पैम्पर इसलिए किया था यूएसए ने क्योंकि उसे अफगानिस्तान में रहना था, रिजीम चेंज करनी थी, टेररिज्म को काउंटर करना था आफ्टर दैट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इंसिडेंट। लेकिन उसके बाद ये यहाँ से मूव आउट कर गए, तब लोगों को लगा कि अब पाकिस्तान की क्या ज़रूरत है इनको, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ईरान एक थ्रेट बन के इमर्ज हो रहा है और साथ में अभी तक अफगानिस्तान में तालिबान ने दोबारा कैप्चर कर लिया है, तो इनको लगता है कि पाकिस्तान इज़ अगेन अ नेसेसिटी to manage Afghanistan as well as counter terrorism. India's strategic autonomy is often misconstrued as fence-sitting rather than principled assertion of sovereignty. Now this is the problem with most of the European countries and जिसे अपनी फैक्ट बुक में लिखिए आप, इसको हम यूज़ करेंगे अपने आंसर्स में, ठीक है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं और ये लोग उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि ये तो फेंस सिटिंग रहता है इंडिया हमेशा, ठीक है, बाहर बैठा रहता है, एग्जैक्टली साइड नहीं लेता है कि किसके साथ वो खड़ा है, ओके। बट हम कहते हैं कि देखिए ये फेंस सेटिंग नहीं है, इट इज़ एक्चुअली अ प्रिंसिपल्ड असर्शन ऑफ आर ओन सॉवरेनिटी, ओके। इंडियाज राइज इज़ रियल बट इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट इन वॉशिंगटन लैक्स बिहाइंड इट्स एम्बिशन। अब हम लोग बहुत बातें करते हैं कि हमारा जो डायस्पोरा है यूएसए में वो बहुत अच्छा है, और मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि जो इज़राइल का डायस्पोरा है वहाँ पर, उसके सामने इंडिया का डायस्पोरा कहीं स्टैंड नहीं करता, ठीक है। दीज आर द रिचेस्ट पीपल, दे आर हैविंग द बेस्ट बिजनेस इन यूएसए, दे आर हैविंग द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस, ओके। तो इजराइल का जो डायस्पोरा है उसके सामने इंडिया का डायस्पोरा कहीं नहीं लगता, बस हम लोग उसको प्रोजेक्ट करते हैं कि देखिए डायस्पोरा कितना इंपॉर्टेंट है हमारा। तो वही है कि इंडिया का राइस रियल तो है, इंडिया ग्रो कर रहा है, बट हमारे जो इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स हैं, क्या हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं? नहीं है। क्या हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड्स हैं? मैं इनकी बात नहीं कर रहा, अडानी एंड अंबानी काइंड ऑफ, ठीक है। दीज आर नॉट टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेसमैन, दीज आर मोर लाइक ट्रेडर्स यू कैन से, ठीक है। यहाँ से सस्ते एप्पल खरीदे, बाहर ले जाके बेच दिए, ओके। उस टाइप का बिजनेस अलग है। बट डू वी हैव अ स्पेस एक्स, डू वी हैव समथिंग लाइक टेस्ला, डू वी हैव समथिंग लाइक Amazon? Okay, we don't have that sort of brands, right? So India's rise is real, but its institutional footprint in Washington lags behind its ambition.
इवन क्रिटिक्स का ये कहना भी है दैट इंडिया सफ़र्स फ्रॉम दिस ग्रेट पावर डिल्यूजन। हम देखना चाहते हैं खुद को कि हम ग्रेट पावर बन रहे हैं, ग्रेट पावर बन रहे हैं, बट अगर हम चाइना से भी कंपेयर करें तो हम कहीं स्टैंड नहीं करते। हम एजुकेशन में पीछे हैं, हम हेल्थ सर्विसेज में पीछे हैं, हम हर चीज़ में पीछे हैं। ठीक है, वी हैव दिस ग्रेट पावर डिल्यूजन कि हमें ग्रेट पावर का स्टेटस दे दो, हमें परमानेंट सीट दे दो यूएनएससी में, बट हमारे यहाँ की हालत तो देखिए आप। ठीक है, इंडियाज एम्बिशंस आउटस्ट्रिप इट्स कैपेबिलिटीज़, दिस इज़ द प्रॉब्लम। एम्बिशन तो बड़े बड़े हैं लेकिन हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो उतनी हाई नहीं हैं। ओके, सो नाउ हमें करने की ज़रूरत क्या है? फर्स्ट इज़ डोमेस्टिक लेवल पर। अब ये पॉइंट आप एज इट इज़ लिख लीजिएगा कि हमें इन इरिटेंट्स की वजह से ऐसा रिएक्टिव डिप्लोमेसी नहीं करनी है कि यूएसए जो कर रहा है तो फिर हम उसको काउंटर पॉइंट कुछ करें उसका। ठीक है, वो नहीं करना है। वी नीड टू बी पेशेंटफुल। ओके, वी नीड टू हैव दैट पेशेंस, बट एट द सेम टाइम we need to accelerate our internal economic reforms, not to satisfy any foreign expectation like USA or something, जैसा अभी हमने किया कि आप पूरी कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल कार को इंपोर्ट कर सकते हो इंडिया में। इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरों की एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाई करने के लिए। हमें ये इकोनॉमिक रिफॉर्म करने चाहिए टू री इन्फोर्स द लॉजिक ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इंडिया में इन्वेस्ट करने से आपको फ़ायदा होगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस, रेगुलेटरी क्लैरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन, ये ज़रूरी है, तभी जाकर हम ग्लोबल प्रोडक्शन हब बन पाएंगे। हम सिर्फ दूसरी कंट्रीज़ के लीडर्स को खुश करके, उनसे या उनके बिजनेसमैन को खुश करके हम इंडिया की ग्रोथ नहीं प्रोपेल कर सकते। ठीक है, वी नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, वी नीड टू गिव दैट कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर्स, वी नीड टू हैव दैट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, वी नीड टू हैव दैट रेगुलेटरी क्लैरिटी एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, तब जाकर हम इकोनॉमिकली उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। H11B रिजीम की बात करें तो पहले तो ये यूएसए को समझना चाहिए, ये कोई कंसेशन नहीं है जो आपने इंडिया को दिया है, ये इंस्ट्रूमेंट था एक म्यूचुअल इनोवेशन का। यूएसए की ग्रोथ में इंडियंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। द मूवमेंट ऑफ स्किल्ड टैलेंट, कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम ऑफ टेक एंटरप्रेन्योरशिप एंड पोटेंशियल फॉर को क्रिएटिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज शुड बी एट द सेंटर ऑफ इंडिया यूएस कॉन्वर्सेशन। इंडिया नीड टू मेक यूएसए अंडरस्टैंड कि H1B regime has not just benefited Indians, but it has also benefited the Americans. India-US relationship is about shaping a democratic, pluralist, and rule-based order. In words of US President George Bush, the world will see what two great democracies can do when they trust each other. Okay, just a second. ऑलराइट, सो यहाँ से आप इस पॉइंट, ये 2 बॉक्स अपने फैक्ट बुक में लिख लीजिएगा। ओके, बाकी इशू आपको समझ में आ गया होगा एंड ये कंक्लूडिंग पॉइंट बहुत अच्छा दिया है वहाँ पर। एनीवे, अब हम यहाँ पे बात करते हैं 16 फाइनेंस कमीशन की। तो इसके क्राइटेरिया को लेके इशू रहेगा। ओके, क्योंकि ये इशू आया क्यों है? जैसे सपोज कीजिए ये पूरा पूल है जो सेंटर के टैक्सेस आए हैं, ठीक है, इसमें से पूरा डिवॉल्व करता है फाइनेंस कमीशन से 41% आपको दे दिया गया। ओके, इस बार जो क्वेश्चन आया था आपको 2025 प्रीलिम्स में वो वही था कि 45% दिया गया। 45 तो कहीं नहीं था, 41 42 में कन्फ्यूजन हो सकता था, बट 45 तो इम्पॉसिबल। ओके, बट सेंटर यहाँ पे क्या करता है, इस डिविजिबल पूल के बाहर सेस एंड सरचार्ज, बहुत सारा सेस एंड सरचार्ज लगाता है जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ सेंटर के पास ही रह जाता है, वो शेयर नहीं करता। अब अगर मान लो कि हमने इस डिविजिबल पूल को ही छोटा कर दिया और फिर कह रहे हैं देखिए हम तो 41% दे रहे हैं, आप 40% नहीं दे रहे हो। अगर मैं पूरा टैक्स कलेक्शन ऐड कर दूं, सेस एंड सरचार्ज भी, अब मैं कहूं कि ये सेंटर के पास इतना सारा पैसा आया, तो इसमें से जब आप दोगे ना 41%, तब जाके वो जेन्युइनली 41% होगा। अदरवाइज टोटल का तो वो सिर्फ 31 या 32% ही एग्जैक्टली स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाता है। ओके, सो फर्स्ट कंसर्न जो 16 फाइनेंस कमीशन को हैंडल करना होगा वो है सेस और सरचार्ज को, कि सरकार एक लिमिट लगानी होगी आपको कि इतना सेस और इतना सरचार्ज लगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। अदरवाइज तो आप ये डिविजिबल पूल छोटा करते जाओगे और कहोगे कि देखो अब तो हम आपको 50% पे देने को तैयार है, बट अगर आप ये पूल ही छोटा कर दोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ कि सेस एंड सरचार्ज पर कुछ लिमिट लगानी होगी, कुछ सीलिंग लगानी होगी। ओके, सेकेंड इज़ कि जीएसटी की वजह से स्टेट गवर्नमेंट के काफ़ी सारे रेवेन्यूज़ चले गए, उनके पास रेवेन्यू के चांसेस ही बहुत कम बचे हैं जब से उनका सेल्स टैक्स वगैरह छीना गया है। तो पोस्ट जीएसटी की भी जो रियलिटी है उसको भी ध्यान देना होगा।
सी दिस, नॉन शेयरेबल सेस एंड सरचार्ज जो 12.8% हुआ करते थे वो बढ़ते बढ़ते 18.5% हो गए, यानी कि आप अपना सेस एंड सरचार्ज बढ़ाते चले गए और स्टेट गवर्नमेंट का उसमें लॉस होता चला गया क्योंकि डिविजिबल पूल उतना बड़ा नहीं रह गया। ओके, देन कम्स द पोस्ट जीएसटी रियलिटी कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास उनके जो सोर्स होते थे वही काफ़ी कम हो गए। सो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन को इसको कंट्रोल करना होगा, दिस आर्बिट्री यूज ऑफ सेस एंड सरचार्ज एंड इवन कैपिंग दैम एट अ फिक्स परसेंटेज। और अगर इसके ऊपर सपोज कि जैसे अभी 18.5% है, अगर आप लिमिट लगा दो कि आप 10% से ज़्यादा सेस एंड सरचार्ज नहीं हो सकता, ठीक है, टोटल जितना कलेक्शन आ रहा है सेंटर के पास उसमें सिर्फ 10% ही सेस और सरचार्ज का कलेक्शन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन सपोज अगर उससे ज़्यादा आ गया तो उसको वापस से आप डिविजिबल पूल में डाल दो। ओके, यानी कि आप ये मान लीजिए कि पिछली बार गवर्नमेंट के पास 18.5% सेस एंड सरचार्ज से आया, तो यहाँ से सिर्फ आप 10% रखिए, बाकी का 8.5% वापस से उसी डिविजिबल पूल में डाल दीजिए और फिर इस पूल का 41% आप स्टेट गवर्नमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ओके, दैट इज हाउ इट फाइनेंस कमीशन शुड प्रोसीड। नेक्स्ट इज लीगैलिटी ऑफ इजरायली एक्शन अंडर इंटरनेशनल लॉ। अब देखिए यहाँ पर पूरा आर्टिकल हमारे काम का नहीं है, सिर्फ 2-4 बातें हमारे काम की है। फर्स्ट है यूएन चार्टर, इसका आर्टिकल 2 क्लॉज 4 इट प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस अलाउइंग नैरो एक्सेप्शंस। अब ये जो एक्सेप्शन दिए गए हैं दिस इज द प्रॉब्लम सच एज सेल्फ डिफेंस अंडर आर्टिकल 51। तो अब यहाँ पर सेल्फ डिफेंस के नाम पर इसराइल ने अटैक किया ईरान पर, ठीक है, लेकिन अब इसमें आगे और देखिए, इफ़ सेल्फ डिफेंस इज लिमिटेड टू रिपीलिंग आर्म्ड अटैक्स, यानी कि किसी ने इसराइल पर अटैक किया होता फिर उसको रिपील करने के लिए अब इसराइल यूज़ कर रहा है अपने वेपन्स। इसराइल करंट यूज ऑफ फोर्स इज इलीगल एज देयर वॉज नो आर्म्ड अटैक फ्रॉम ईरान और नॉन स्टेट एक्टर। तो ईरान इसको कैसे जस्टिफाई करेगा कि यार इसराइल कैसे जस्टिफाई करेगा कि आपने क्यों अटैक किया ईरान पे, उसने तो अभी तक आप पे कोई अटैक किया नहीं था। ओके, एक्सेप्शन दिया गया है सेल्फ डिफेंस के टर्म में, तो ईरान की तरफ से तो कोई अटैक हुआ ही नहीं शुरू, तो फिर सेल्फ डिफेंस का क्राइटेरिया यहाँ पे कैसे आएगा? ओके, आएगा क्योंकि एक और कंसेप्ट निकल के आता है प्री एम्प्टिव सेल्फ डिफेंस। प्री एम्प्टिव यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ने अगर न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो ये मेरे लिए ही खतरा बनेगा और कल को ये मुझे ही इससे थ्रेट बनाएगा। दैट मीन्स देयर इज एन इमिनेंट थ्रेट। तो इस चीज़ को इन्होंने यूज़ किया है प्री एम्प्टिव सेल्फ डिफेंस, दैट इज राइट ऑफ द स्टेट टू यूज फोर्स अगेंस्ट एन आर्म्ड अटैक दैट इज येट टू अकर। The argument is that Iran is close to acquiring the capability to develop nuclear weapons. Preemptive self-defense in international law is contentious. अब ये प्रूफ कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि ये लोग जो कर रहे थे वो हमारे अगेंस्ट ही कर रहे थे, क्योंकि ये हम पे ही फ्यूचर में यूज़ करेंगे इस न्यूक्लियर बॉम्ब को, इसलिए तो ये अपने आप में एक बहुत ही कंटेंशियस प्रोविज़न है कि हम कैसे ये साबित करें देयर वॉज अ इमिनेंट थ्रेट, because arguing for the use of force against an anticipated armed attack contradicts the article 51, क्योंकि आर्टिकल 51 सीधे कह रहा है दैट यहाँ पर आप पर अटैक होना चाहिए तभी आप सेल्फ डिफेंस में यूज़ कर सकते हो वेपन्स। ओके, आर्टिकल 51 तो यही कह रहा है, एक्सेप्शन आपको दिया गया है सिर्फ सेल्फ डिफेंस के केस में, लेकिन यहाँ पर तो अभी कोई अटैक हुआ नहीं था, तो प्री एम्प्टिव सेल्फ डिफेंस एक क्लॉज उन्होंने यूज़ किया बट वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है आर्टिकल 51 को। ओके, इसीलिए अब सब लोग कहने लगे हैं कि दिस इंटरनेशनल लॉस और दिस यूएन एंड ऑल ये सब अब किसी काम के नहीं लगे, नो वन केयर अबाउट दैट। देयर इज अ स्कैंट रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। All international law has failed abjectly to stop wars despite the adoption of UN Charter 8 decades ago. ओके, इसमें हमारे ज़्यादा कुछ काम का नहीं था, ये हमारे काम का है द रियल चैलेंज फॉर फॉरेन कैंपसेस। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था और वही चैलेंजेस इन्होंने दोबारा से हाईलाइट करे हैं यहाँ पर। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या किसी कंट्री ने, किसी यूनिवर्सिटी ने इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन इस आर्टिकल पे आने से पहले मैं आपको एक बार वो की फैक्टर्स रिवाइज करा दूँ, की फीचर्स जो इनको परमिशन देते वक्त अलाउ किया गया था। गिव मी अ मिनट। ओके, पहले हम कुछ फैक्ट्स वगैरह देख लेते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो,
जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है हमारे यहाँ 27%, विच इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर दैन चाइनाज 51%। वहाँ पे 51% की एडल्ट पॉपुलेशन कॉलेजेस में जाती है, और यूएसए में देखिए इट इज़ एज हाई एज 88%। ओके, इंडिया की ओवरऑल अभी यूथ पॉपुलेशन कितनी है हमारी, बिटवीन एज ऑफ 5 to 24, सो इट इज़ ऑलमोस्ट 50 करोड़। ओके, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई थी उसने इस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ा के 50% करने की बात की है बाय 2035। ये 3 फैक्ट्स हो गए जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग आ जाते हैं की फीचर्स पे। फर्स्ट इज एलिजिबिलिटी ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे बात की गई थी दैट दीज इंस्टीट्यूशन मस्ट बी रैंक्ड अमंग टॉप 500 ग्लोबली। ओके, या तो ओवरऑल या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक रैंकिंग, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है या मेडिकल कॉलेज है। ओके, और ये रैंकिंग डिटरमिन की जाएगी बाय यूजीसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस वाज द फर्स्ट। सेकंड इज प्रोग्राम एंड डिग्री ऑफर को लेकर, दे कैन ऑफर सर्टिफिकेट्स, दे कैन ऑफर द डिप्लोमास, डिग्री एंड रिसर्च प्रोग्राम एट अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल लेवल, and degrees awarded in India will bear the name and seal of the parent institution। जैसे डाइकिन ने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला है यहाँ पर इंडिया में गिफ्ट सिटी में, तो उस पर वहाँ पे बच्चों की डिग्री पे जो सील लगेगी, जो नाम लिखा जाएगा, वो वही होगा जो उसकी पेरेंट यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, एंड दे विड बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू बोथ होम एज वेल एज इंडियन क्वालिफिकेशंस। थर्ड नॉर्म था एडमिशन फ़ी कलेक्शन स्कॉलरशिप को लेकर। तो यहाँ पे एडमिट किया जा सकता है स्टूडेंट्स को, लेकिन उनकी जो फ़ी आप कलेक्ट करोगे इट शुड बी ओनली आफ्टर यूजीसीज फाइनल ऑपरेशनल अप्रूवल। ओके, और इन यूनिवर्सिटीज़ को एनकरेज किया जाएगा कि आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी दें और फ़ी कंसेशन भी दें इंडियन स्टूडेंट्स को जहाँ पर ज़रूरत हो। ओके, तो ये मनमानी फ़ीस लगा तो सकते हैं, लेकिन अप्रूवल लेना पड़ेगा यूजीसी से दैट हम लोग इतनी फ़ीस रखना चाहते हैं। नेक्स्ट इज कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफिंग। सो कैंपसेस मस्ट बी बिल्ट यूजिंग, जो इंस्टीट्यूट आ रहा है उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी खोल ली और आप बिल्डिंग या कैंपस रेंट पे ले रहे हो, या किसी इंडियन यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग और कैंपस को यूज़ कर रहे हो अपना क्लासेस यूज चलाने के लिए। ओके, सो नहीं, आपको बिल्ड करना होगा अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर। शेयरिंग विद इंडियन इंस्टीट्यूशंस इज़ नॉट अलाउड। ओके, and these foreign institutions will have full autonomy over faculty recruitment, but faculty qualification must match the standards of home campus। ठीक है, इनके qualifications मैच करने चाहिए जो यूजीसी डिसाइड करेगा, लेकिन आप फैकल्टी कहाँ से रिक्रूट करना चाहते हो, किन को करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट इज मोड ऑफ डिलीवरी। अब एजुकेशन की जब बात की जाती है तो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे जैसे आजकल विजन वगैरह कर रहे हैं ना, कि क्लासेस दिल्ली में चल रही हैं बट भोपाल में एक ऑफिस ले लेते हैं, यहाँ पे बच्चों को बिठा देते हैं और वहाँ की लाइव लेक्चर दिखाए जाते हैं। ओके, दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स वर्किंग इन Tier 2 cities। दे आर नॉट हैविंग फुल फ्लेजेड क्लासरूम्स हियर, दे आर जस्ट ओपनिंग अ ऑफिस काइंड ऑफ थिंग, एंड वहाँ से आपको जो दिल्ली में लाइव क्लासेस चलती हैं वही दिखाई जाती हैं। Just a second, guys. ओके, सो यहाँ पे मोड ऑफ डिलीवरी को लेके बात की गई है कि आप कोर्सेज मस्ट बी डिलीवर्ड इन पर्सन, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग इज़ नॉट अलाउड। तो क्या बिल्कुल भी ऑनलाइन लर्निंग अलाउ नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने कोर्स का 10% करीब ऑनलाइन भी दे सकते हो। जैसे सपोज़ कि कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फैकल्टी आपकी फ़ॉरेन से इंडिया आएगी उस लेक्चर को डिलीवर करने। नो, वो लेक्चर आप ऑनलाइन भी डिलीवर कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड कि इस तरह की चीज़ें 10% ऑफ योर कोर्स से ज़्यादा ना हो। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कोर्स आप ऑनलाइन मोड में करा रहे हो। ओके, ओनली 10% ऑफ द प्रोग्राम कंटेंट मे बी डिलीवर्ड ऑनलाइन। ओके, हाँ, बाकी के पॉइंट्स आप खुद पढ़ लीजिएगा। अब इतना काफ़ी है। अब हम आ जाते हैं इसमें कि आखिर चैलेंजेस क्या हैं। अभी तक किस किसने सेटअप किए? तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी डाइकिन इसने सेटअप की है, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग इन्होंने गुजरात की गिफ्ट सिटी में कैंपस बना रहे हैं। यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ये गुरुग्राम में बना रही है। इसके अलावा लेटर ऑफ इंटेंट इशू हो चुके हैं 5 अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, एंड दे विल बी एस्टैब्लिशिंग देयर कैंपस इन मुंबई। आप 1-2 याद रखो, सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
While this rapid pace may signal strong intent and enthusiasm, but it also raises many concerns. Now, what are the concerns? तो हम लोग ना अपने कंसर्न्स यहाँ से तैयार करते हैं, उसमें मत जाओ। हमने पहले भी जो तैयार किए थे, क्योंकि बार बार चेंज करने में, नई चीज़ें पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। हमें सिर्फ कंसर्न्स देखने हैं क्या है। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसर्न है इन यूनिवर्सिटीज़ का, वो है मार्केटिंग ओवर एकेडमिक सब्सटेंस। ओके, और यही इस आर्टिकल में भी हाईलाइट किया गया है दैट हैवी इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग कैंपेन्स overshadows the academic quality of these campuses, and without a strong faculty, curriculum depth and student support, flashy marketing can damage the credibility and long term trust। यही यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि ये जो एक दो यूनिवर्सिटी जिन्होंने कैंपस स्टार्ट किया ना, खासकर ये ऑस्ट्रेलिया वाले डाइकिन, इसने बच्चों को एडमिशन देना भी शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक ना तो अपनी फैकल्टीज़ को लेकर उसने कोई डिटेल दी है, ना ही कोई प्रॉपर क्यूरिकुलम उसने डिसाइड किया है। ओके, और उसने प्रॉपर कोर्स भी नहीं है, उसने बस ऐसा नीड बेस्ड, यू कैन से दी स्किल बेस्ड जिसकी मार्केट में आज डिमांड है, बस ऐसे कोर्सेज लॉन्च किए हैं अभी तक। ओके, तो यही इस आर्टिकल में मेन क्रक्स है कि जल्दबाजी में और शो करने में हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सब चीज़ें तो मेंटेन की जाएं। स्ट्रॉन्ग फैकल्टी आपके पास है या नहीं, आपके पास खुद का कैंपस है या नहीं, अभी करिकुलम कैसा है आपका, स्टूडेंट सपोर्ट कैसा रहेगा। बट ये जो यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, दे आर focusing too much on the marketing rather than on academic substance। okay, this is the main problem जो आर्टिकल में हाईलाइट की गई है। नेक्स्ट इज academic narrowness। most foreign campuses focus on market driven fields like business, computer science, and lacking the interdisciplinary approach or research diversity seen in traditional Indian universities। दिस लिमिट्स देयर अपील टू स्टूडेंट्स सीकिंग ए ब्रॉडर एकेडमिक एक्सपीरियंस। अब ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट्स को इतने अच्छे हैं कि उनको ब्रॉडर एकेडमिक एक्सपीरियंस चाहिए। दी थिंग इस बच्चों को चाहिए भी सिर्फ ऐसी स्किल्स जो उनको जॉब दिला सके। ओके, लेकिन फिर भी सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल पे फोकस करना या एक पर्टिकुलर स्ट्रीम पे ही फोकस करना उतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होगा, थोड़ा तो आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेना होगा। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी इतना कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है, जैसे IITs है, IIMs, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अशोका, MIT एंड सो ऑन। तो ऐसे में इसको यहाँ आके कॉम्पीट करना मुश्किल होगा थोड़ा सा। ओके, क्योंकि जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं वो फिर भी इन्हीं इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करेंगे रादर दैन दिस। Then infrastructure deficit is another challenge। Foreign campuses often operate out of rental vertical buildings, lacking the traditional campus amenities like green space, sports facilities, libraries, affecting the overall student experience and institutional identity। यहाँ पर ये सिर्फ रेंटेड बिल्डिंग ले लेते हैं, उसमें क्लासरूम्स चलती रहती हैं इनकी, और मेजॉरिटी ये लोग कोशिश यही करते हैं कि यहाँ पे लोकल टीचर से थोड़ा बहुत पढ़ा लो, बाकी अपन ऑनलाइन मोड में करा लेंगे। बट ऑनलाइन मोड आपको मैंने बताया उसमें रिस्ट्रिक्ट है, 10% से ज़्यादा नहीं कर सकते। Indian students are value conscious। A foreign degree must offer a clear returns on investment in terms of employability or recognition, and high fees and unclear benefits may deter the student। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया वाली यूनिवर्सिटी में आई थी, इसने फीस भी बहुत हाई रखी थी, अराउंड 12 लाख पर एनम। ओके, तो उसने फीस भी बहुत हाई रखी थी। लिमिटेड रिसर्च कैपेसिटी। मोस्ट फॉरेन कैंपसेस फोकस ऑन टीचिंग रादर दैन रिसर्च, lacking the doctoral programs or research facilities, and this reduces their ability to contribute to global academic discussion and innovation। बट ये पॉइंट फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी उतना ही वैलिड है। ओके, तो चलो अब एक बार इस आर्टिकल पे भी नज़र डाल लेते हैं जो हमने यहाँ पर देखा है। ए मेजर इशू इन नेविगेटिंग इंडियाज हाईली कॉम्पिटिटिव हायर एजुकेशन लैंडस्केप। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन सीकिंग एंटर इंडियन मार्केट आर नॉट टॉप टीयर स्कूल्स इन देयर ओन कंट्रीज। कि हमने बात तो ज़रूर की कि टॉप 500 में होना चाहिए आपको रैंकिंग में, लेकिन उसके बाद भी टॉप 500 में होने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, टॉप 50 में होना, टॉप 100 में होना, दैट मैटर्स। These branch campuses follow a market-driven model। They are offering programs in high-demand fields such as business, computer science, and data analytics। But interdisciplinary approach उतना ज़्यादा नहीं है जो कि मोस्टली हम कॉलेजेस में देखते हैं। Most of the branches already established or planning to be established are not comprehensive universities with a diverse offering and research focus, but rather are small specialized schools। But if you were to if I were to give my opinion, तो ये ठीक है, एक पर्टिकुलर उस पर ही फोकस कीजिए। अगर मुझे सिर्फ डेटा एनालिटिक्स ही सीखना है तो फिर मैं उसी टाइप के कॉलेज में जाना पसंद करूंगा जहां मेरा फोकस इसी पे कराया जाता हो, ना कि हमारे ट्रेडिशनल जो कॉलेजेस होते हैं जहां पे आपको 40 सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाते हैं 4 साल में, बट
नन इज़ ऑफ बेस्ट यूज़। ओके, सो इसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो बिकॉज यू आर कंपेयरिंग इट विद ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। बट अगर हम फॉर अ चेंज देखें तो नहीं, ये ज़्यादा सूटेबल होगा कि आप मार्केट डिमांड पर ही फोकस कीजिए, और जिस तरह की स्किल और जिस तरह की डिमांड मार्केट से आ रही है आप बच्चों को वही सिखाइए, तभी उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सिर्फ ये 40-50 सब्जेक्ट पढ़ा के, इतनी सारी थीसिस लिखवा के अगर जॉब नहीं मिल रही तो दैट इज़ टोटली वेस्ट। ओके, सो यहाँ पर ये आर्टिकल क्रिटिसाइज करने के लिए लिखा गया, बट दिस वन पॉइंट आई वुड नॉट से दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, बट ये ज़रूरत है आज की। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग में जाना है तो आप उसी की तैयारी कराइए, उसको फालतू में इतने 40-50 सब्जेक्ट पढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता। IITs, IIMs विच आर एक्टिवली एक्सपेंडिंग देयर ग्लोबल एंगेजमेंट, हम लोगों ने भी अपने IIT के सेंटर खोले हैं, ठीक है, मोजाम्बिक में खोला है, हमने दुबई में खोला हुआ है। दे आर ऑल्सो एक्सपेंडिंग देयर ग्लोबल एंगेजमेंट एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज़। ए ग्रोइंग नंबर ऑफ एलिट एंड सेमी एलिट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जैसे अशोका इन इंडिया नाउ ऑफर जॉइंट एंड डबल डिग्री प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद फॉरेन इंस्टीट्यूशन। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इस तरीके का जॉइंट डिग्री मिल रही है, जैसे सपोज मैंने अशोका से किया, उनका कोलैबोरेशन किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ भी था, तो मुझे जो डिग्री मिली है इट इज़ फ्रॉम बोथ द इंस्टीट्यूट्स, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है रादर देन सिंपली अलाउइंग द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ टू ओपन कैंपस एंड जस्ट आप हाई फीस लेके यहाँ के मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करो। उससे ज़्यादा आसान ये है जॉइंट एंड डबल डिग्री प्रोग्राम। ओके, दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन। नाउ दीज फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आर रिलाइंग मोर ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। They examine the publicly available information on faculty credentials, curriculum design, industry relevance and student support system। ठीक है, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बट रादर दैन दिस दे आर जस्ट डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स। The host countries or the institutions may offer major incentives in terms of facilities of funds. In many cases, the primary motivation is to earn the money. ओके, तो यहाँ पर इंडिया को ज़रूरी है, इंडिया विल नीड टू केयरफुली इवेलुएट वेदर ए पर्टिकुलर ब्रांच प्रपोजल इज सूटेबल फॉर लोकल नीड एंड वेदर इट इज़ फ्रॉम ए फॉरेन इंस्टीट्यूशन दैट इज़ अट्रैक्टिव। ठीक है, ऐसे हर किसी इंस्टीट्यूट को अलाउ करने से कुछ नहीं होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने की फीचर्स देख लिए जो आपको पता होना चाहिए, और चैलेंजेस सारे याद नहीं रखने, कोई भी 4 रख लेना बहुत है। ओके, फर्दर स्टेप्स में आप ये खुद से रीड कर लेना, आई एम नॉट गोइंग टू दैट क्योंकि ये पहले करा चुका हूँ मैं। ईरान इसराइल वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एंड यस वी हैव सीन क्यों बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ये UN ओशन कॉन्फ्रेंस जिसको हमने कहा था हाई सी ट्रीटी, और इसके रिस्पेक्ट में हमने क्या याद किया था, इसमें सबसे कंटेंशियस प्रॉब्लम है शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं ओशन से, जेनेटिक रिसोर्सेज, फिर उनसे आप कॉस्मेटिक्स बनाते हो, आप उनसे मेडिसिन बनाते हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हो, तो उनसे होने वाले बेनिफिट्स को कंट्रीज़ किस तरीके से शेयर करेंगी, दिस इज़ द बिगेस्ट कंटेंशियस इशू, जिसकी वजह से इंडिया ने साइन करने के बावजूद अभी तक इसको रेटिफाइड नहीं किया है। ओके, ओपन सी में हमें हो सकता है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जैसी चीज़ें मिले, हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसी चीज़ें भी मिलें, तो इन सब चीज़ों के मिलने के बाद हम लोग इनको किस तरीके से इसके बेनिफिट शेयर करेंगे। ओके, अब ये ट्रीटी सबसे ज़्यादा क्या करेगी, ये मैराइन पार्क बनाएगी, जैसे हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह बनाते हैं लैंड पर, ठीक है, यहाँ पर ओशंस को प्रिजर्व करने के लिए। 56 of the necessary 60 countries ratifying this biodiversity beyond national jurisdiction that is high sea treaty, 4 और रेटिफाई कर देंगी तो ये फोर्स में आ जाएगी। फिर इसकी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग हुआ करेगी जैसे बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज की होती है। ओके, गोल क्या है, टू एक्सेलरेट द एक्शन ऑन प्रोटेक्टिंग ओशियंस, एस्टैब्लिश ए मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंटरनेशनल वाटर्स यानी कि बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स, thereby preventing the overfishing and deep ocean mining। और एक और कन्वेंशन चलता है हमारा जो CBD है, ओके, वो उसने भी बात की है यहाँ पर ओशियंस को कंजर्व करने की, दैट कंजर्व 30% ऑफ वर्ल्ड्स मैराइन एंड कोस्टल एरियाज एज प्रोटेक्टेड एरिया बाय 2030। तो ये गोल हमने बायोडाइवर्सिटी के अंडर में भी रखा है। इस ट्रीटी को ज़रूरत है 60 रेटिफिकेशन, तब जाकर ये ट्रीटी हो जाएगी लीगली बाइंडिंग। Once in force, the treaty will create marine protected areas beyond national jurisdiction, जैसे हमने गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व बनाया हुआ है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में आ रहा है, लेकिन एक बार उसके बियॉन्ड जब हम चले गए 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड चले जाएंगे, उसके बाद वो ओपन सी होता है, वहाँ कौन प्रिजर्व करेगा, तो वहाँ प्रिजर्व करेगी अब ये ट्रीटी।
conduct environmental impact assessment, regulate marine genetic resources and support capacity building for developing nation। तो एक बार ये ट्रीटी लीगली बाइंडिंग हो जाए तो ये सारे बेनिफिट्स उसके निकल के आएंगे, बट सबसे कंटेंशियस इशू है शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द रिसोर्सेज। ओके, तो यहाँ पर जब तक आप पूरी तरीके से बैन नहीं करते हो किसी भी तरह के एक्सट्रैक्शन को, तब तक ओशियंस की हेल्थ डिग्रेड ही होती रहेगी। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, मैंने सिर्फ 2 चूज़ किए हैं जो आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे। वन इज़ फ्रेंच पॉलिनेशिया, इट हैज़ प्लेज टू क्रिएट ए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मराइन प्रोटेक्टेड एरिया टू सेफगार्ड इट्स सी कवरिंग इट्स एंटायर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये फ्रेंच पॉलिनेशिया ने प्रॉमिस किया है। सेकेंड इज 37 कंट्रीज लेड बाय पनामा एंड कैनेडा, इट हैज़ लॉन्च हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर ए क्वाइट ओशियन टू टैकल दी ओशन नॉइस पॉल्यूशन ऑन ए ग्लोबल स्केल। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे, क्योंकि ओशंस हमारे जैसे जैसे ट्रेड बढ़ रहा है वर्ल्ड ओवर, हमारे ओशन और ज़्यादा नॉइसी होते जा रहे हैं और उस वजह से काफ़ी सारे स्पीशीज़ की लाइफ और बायोलॉजिकल साइकिल इससे डिस्टर्ब हो रही है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये मैंने जिस दिन आपको सिर्फ PDF शेयर की थी, बट मैंने उस दिन लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया था परसों, तब ये आया था और उसके रिस्पेक्ट में 2 चीज़ें थी। 2 लॉ है जो इंडिया अमेंड करने जा रहा है, जब अमेंड हो जाएगा तब हम इस पर बात भी करेंगे। वन इज़ दिस एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सेकंड इज सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। सिविल लाइबिलिटी को अमेंड करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ का ये कहना है कि आप लोग जो हम सप्लायर हैं, ठीक है, एक तो होता है ऑपरेटर, ऑपरेटर तो हमारा NPCIL ही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस पर तो लगेगा ही लाइबिलिटी अगर कल को एक्सीडेंट होता है। लेकिन जो सप्लायर है इक्विपमेंट का, इस पर भी लाइबिलिटी आएगी, इसको भी कंपेंसेट करना पड़ेगा, इसको डैमेज पे करने पड़ेंगे अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाता है तो इस वजह से इसको अमेंड कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्राइवेट वाले सप्लाई करने को भी इस वक्त मना कर रहे हैं कि इंडिया में सप्लायर को लायबल मत ठहराइए, आप सिर्फ ऑपरेटर को लायबल ठहराइए। तो इसमें अमेंडमेंट करना है ताकि प्राइवेट सेक्टर आए, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आए, अपने इक्विपमेंट्स लेकर आए और इन्वेस्टमेंट भी लेकर आए, ठीक है। तो ये सिविल लाइबिलिटी में थोड़े चेंजेस करने हैं और एटॉमिक एनर्जी एक्ट पूरी तरीके से ही प्राइवेट सेक्टर को मना करता है इसमें पार्टिसिपेट करने से, तो इसको भी अमेंड करना ज़रूरी है, तभी जाके प्राइवेट सेक्टर इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाएगा, ठीक है। सिर्फ सप्लाई नहीं करेगा बल्कि प्लांट इस्टेब्लिश करके ऑपरेट भी कर पाएगा। ओके, टू हेल्प किक स्टार्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन क्लियर एनर्जी। तो हमें इन दोनों को अमेंड करना है, जब अमेंड हो जाएगा तब हम इन पर और बात करेंगे। सिविल लाइबिलिटी, इट एक्सपोज द मेकर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी कि जो सप्लाई कर रहे हैं इक्विपमेंट, टू ऑलमोस्ट अनलिमिटेड मॉनेटरी लाइबिलिटीज इन इंडिया। सो दिस इज वन इशू। सेकेंड इज एटॉमिक एनर्जी एक्ट, इट डज नॉट अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू रन, ठीक है, सप्लाई करना अलाउ है लेकिन रन करना यानी ऑपरेट करना अलाउ नहीं है न्यूक्लियर रिएक्टर। सो इट डज नॉट अलाउ दैम टू रन न्यूक्लियर पावर प्लांट इन कंट्री एंड डिस अलाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन प्लांट्स। तो इसको भी अमेंड करना जरूरी है। तो जैसे सरकार इसको अमेंड करेगी, अभी इस पर बिल लेके आएंगे तब हम इस पर दोबारा बात करेंगे, बट अभी आपको 2 इशू समझ में आ गए हम क्यों अमेंड कर रहे हैं। अब ये सिंपल सा एक पॉइंट है जिसको आप एज इट इज़ ही अगर याद रखेंगे तो काम आएगा। जैसे मैंने मोदी जी के बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपको याद कराए थे, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ओके, देन in a competitive, globally competitive world, the disputes are bound to arise, but as a mature nation we need to make sure that disputes don't convert into conflict. okay, इस तरह के sentences आपको ज़्यादा मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर इसको याद रख लीजिएगा, दैट टर्निंग ए ब्लाइंड आई टुवर्ड्स दी चैलेंज यानी कि टेररिज्म, इट वुड बी ए बिट्रेयल ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। आज जो USA कर रहा है या कनाडा जो कर रहा है, कनाडा ने ऑफिशियली एक्सेप्ट भी किया इस बात को कि हमारे यहाँ से जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ओके। तो कनाडा को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए, अगर आप टेररिज्म की तरफ ब्लाइंड आई टर्न कर रहे हो तो आप सिर्फ इंडिया को बिट्रे नहीं कर रहे हो, आप पूरी ह्यूमैनिटी को बिट्रेल कर रहे हो। गवर्नमेंट हैज़ नॉट अबेंडन लेटरल एंट्री। अब लेटरल एंट्री आपको पता ही है, जब मैंने आपके साथ UPSC रिफॉर्म वाला डिस्कस किया था न्यूज़ में कुछ दिन पहले, तो मैंने आपसे कहा था कि लेटरल एंट्री ब्यूरोक्रेसी नहीं पसंद करती। आज जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि जब जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर पहुंचने की बात आए और मेरा प्रमोशन होकर मुझे सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी बनना होगा, उस टाइम ये लोग लेटरल एंट्री से डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर से लोग लाके इस पोजीशन पे बिठा देंगे, विच एक्चुअली वॉज माई राइट, ओके। तो इसी के रिस्पेक्ट में मैंने आपसे कहा था
दैट इंडिया नीड टू डू वन चेंज, दैट आप आईएएस बन रहे हो ठीक है बनो, लेकिन जो मेडिकल और इंजीनियरिंग से बच्चे आ रहे हैं उनको उन्हीं की फील्ड में काम करने दिया जाए। वो अपने नाम के साथ आईएएस यूज़ कर सकते हैं, उन्हें गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दी जा सकती है, गाड़ी बंगला जो भी मिलता है ठीक है, लेकिन आप अपनी फील्ड में ही काम कीजिए। आप मेडिकल से हो तो मेडिकल फील्ड में ही आगे जाइए, आप इंजीनियरिंग से हो इंजीनियरिंग फील्ड में ही आगे जाइए, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टिंग ना दी जाए। ठीक है, ये एक ओपिनियन था, एक रिफॉर्म है जो सजेस्ट किया गया, बट आप जानते हो कि जितने आईएएस बनते हैं सबकी असली इच्छा यही होती है, ओके, डिस्ट्रिक्ट बाबू बनना। बट ये अगर आप आज जो स्पेशलिस्ट फील्ड से आ रहे हैं उनको पहले आप आईएएस बना के जनरलिस्ट बना रहे हो, और फिर आप कह रहे हो कि यार हमें स्पेशलिस्ट चाहिए इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर से लेके आएंगे डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी पे, तो ये तो फुलिश टाइप की बात हो गई ना। पहले तो आप स्पेशलिस्ट को उठा के जर्नलिस्ट बनाओ, फिर आगे चल के कहो कि आप जर्नलिस्ट साहब आप साइड बैठिए, हमें स्पेशलिस्ट लाने हैं प्राइवेट सेक्टर से। ओके, सो दैट इज़ नॉट राइट। आपको इंटरव्यू वगैरह में अगर कभी पूछा जाता है इस तरह की चीज़ें, लेटरल एंट्री पे ओपिनियन, तो आपको यही बोलना होगा। आप देखिए, ना तो पूरी तरीके से डिनाई कर सकते हो कि सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए लेटरल एंट्री, क्योंकि वो दिखाएगा कि फिर आप ब्यूरोक्रेसी के उस ऑर्थोडॉक्स सेक्शन से आते हो जो बिल्कुल चेंज के अगेंस्ट है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी नहीं कह सकते कि हाँ सर बिल्कुल अलाउ कर देना चाहिए, फिर उनको ये लगेगा कि अगर अलाउ ही करना है तो फिर तुम आ क्यों रहे हो यहाँ, राइट। सो यू नीड टू गिव अ बैलेंस आंसर। एनीवे, यहाँ पर आई है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट, जिसमें चंडीगढ़ ने बेस्ट परफॉर्म किया है इन स्कूल एजुकेशन और मेघालय ने सबसे बुरा परफॉर्म किया है। और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब हम उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट की बात करते हैं ना, तो यहाँ इधर वेस्टर्न यूपी एनसीआर से लगा हुआ जो रीजन है आपका, यहाँ पे आपको बेस्ट स्कूल्स मिलते हैं, बेस्ट एजुकेशन मिलती है, बेस्ट कोचिंग्स वगैरह मिलती है, और वेस्टर्न यूपी में अच्छा लेवल ऑफ एजुकेशन होने की वजह से फिर जब बात आती है यूपी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स की, तो आप देखते हैं कि यहीं के बच्चे टॉप करते जाते हैं। इनफैक्ट एक साल ऐसा भी था जब टॉप 3 बच्चे, पूरे के पूरे टॉप 3 हरियाणा से थे यूपी पीसीएस में, ओके। और ये बच्चे जो इधर पढ़ रहे हैं ईस्टर्न यूपी साइड, ये पीछे रह जाते हैं, और फिर बात वहीं आ जाती है कि सक्सेसफुल लोग और ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और बाकी पीछे वाले पीछे रह जाते हैं, ओके। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, दैट स्कूल एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी है, वो पूरे स्टेट में सेम होनी चाहिए, अदरवाइज़ फिर इसी तरह के इशूज़ सामने आएंगे, ओके। इसलिए रिजर्वेशन तो एक बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है। हमारा सबसे बड़ा फेलियर रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया में कि हम सेम क्वालिटी का एजुकेशन इंडिया के हर स्कूल में नहीं पहुंचा पाए, ओके, दैट वाज द बिगेस्ट रीज़न। चलो इसका हमें वो जानना होगा यहाँ पर, सी फर्स्ट थिंग इज इट वॉज लॉन्च इन 2017, फिर इसका सेकेंड वर्जन लेकर आए हम लोग जब NEP 2020 और SDG गोल आए तो उनके साथ अलाइन करने के लिए। ये पब्लिश करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, 6 डोमेन एंड 73 इंडिकेटर्स होते हैं इसमें। अब ये जो 6 डोमेन है वो कौन कौन से हैं? पहला है लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी, सेकेंड है एक्सेस, और थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी। तो स्कूल को हम लोग हर पैमाने पे जज कर रहे हैं। हो सकता है लर्निंग आउटकम में कोई और स्कूल बहुत अच्छा कर रहा हो, एक्सेसिबिलिटी में जैसे बिहार ने बहुत अच्छा किया है एक्सेसिबल बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में चंडीगढ़ ने अच्छा किया है, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। और फोर्थ है एक्विटी, ये हो गए आउटकम बेस्ड कैटेगरी। दूसरी है गवर्नेंस मैनेजमेंट, इसमें 2 डोमेन आते हैं, वन इज़ गवर्नेंस प्रोसेस एंड सेकेंड इज टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ओके। अब ये है इस रिपोर्ट की पूरी समरी। जैसे चंडीगढ़ इट स्कोर्ड 703 पॉइंट्स और ये चला गया है प्रचेष्टा 1 कैटेगरी में, ओके। जबकि सबसे लोवेस्ट रैंक पे रहा है मेघालय, वो चला गया है अक्षनी 3 कैटेगरी में। और सबसे जो टॉप बैंड होता है उसे हम कहते हैं दक्ष, जहाँ पे आपका स्कोर आना चाहिए 951 से 1000। तो कोई भी इसमें नहीं आ पाया है, ठीक है। दक्ष कैटेगरी में कोई भी नहीं पहुँच पाया, ठीक है। तो ये इसकी कुछ समरी है। जैसे गैप्स इन एजुकेशनल आउटकम बिटवीन ST SC एंड जनरल कैटेगरी हैज़ नैरोड स्लाइटली बट रिमेन एन एरिया ऑफ कंसर्न। बिहार एंड तेलंगाना इट हैज़ शोड हाइएस्ट गेन इन इंक्रीजिंग एनरोलमेंट एंड रिटेंशन स्पेशली अमंग द डिसएडवांटेज ग्रुप्स। तो हर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग स्कूल का आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बट प्रीलिम्स में आपसे जो पूछा जाएगा वो मोस्टली इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कि कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी दक्ष कैटेगरी में नहीं आ पाई, ठीक है। मेघालय सबसे नीचे की कैटेगरी में रह गया, दैट इज अक्षनी 3, और चंडीगढ़ जो टॉप रैंक आया है वो भी दक्ष कैटेगरी में नहीं आया, वो रह गया है प्रचेष्टा 1 कैटेगरी में, ओके।
यहाँ पे देखिए डसॉल्ट रिलायंस अलाई फॉर मेकिंग फाल्कन 2000 बिजनेस जेट, ये जो बिजनेस जेट्स होते हैं ना बड़े बड़े लोगों के, विराट कोहली, एम एस धोनी, इन सबके प्राइवेट जेट्स, वो बनाएगी रिलायंस कंपनी। और ये रिलायंस कंपनी है अनिल अंबानी की, और ये बना रहे हैं डसॉल्ट के साथ, वही अपना राफेल वाला। अब ये कह रहे हैं कि हमने देखिए कोलैबोरेशन कर रहा है, मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। अब याद कीजिए आप कि राफेल डील में एक चीज़ थी जिसका नाम था ऑफसेट क्लॉज। इस ऑफसेट क्लॉज में आपको 36,000 करोड़ की जो डील हुई थी, ठीक है, इसका कुछ परसेंट वापस इन्वेस्ट करना होगा इंडिया की ही किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में। और यही पैसा जो सरकार का ही पैसा था वही घूम फिर के वापस आया है रिलायंस के अनिल अंबानी की कंपनी में। और अब यहाँ पे डसॉल्ट और ये दोनों मिलके बनाएंगे फाल्कन 2000 प्राइवेट जेट्स। ओके, सो इसको मैं ब्राइबरी और किकबैक की कैटेगरी में ही रखता हूँ, क्योंकि जानबूझकर इसकी कॉस्ट इन्फ्लेट करके दी गई थी, क्योंकि अनिल अंबानी की कंपनी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है जेट्स बनाने का। उसके पास ना कोई एक्सपीरियंस है, ना इन्वेस्टमेंट है, ना ही उसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, और ना ही उसके पास इंजीनियर्स थे। मोदी सरकार ने सीधे सीधे यहाँ से उठा के ढेर सारा इन्वेस्टमेंट सीधे दे दिया अनिल अंबानी की कंपनी को, और डसॉल्ट ने ऑफसेट क्लॉज के अंतर्गत यहाँ पे इसको दे देगा टेक्नोलॉजी एज वेल एज फंडिंग। एक बार टेक्नोलॉजी और फंड दोनों चीज़ आ गई तो मैन पावर इकट्ठी करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, पैसे फेंको आ जाएंगे इंजीनियर्स। बट एनीवे आप ये लिख नहीं सकते एग्जाम में, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए किया है। हाउ दी नेक्सस ऑफ पॉलिटिक्स एंड कैपिटलिस्ट वर्क, ओके, दैट्स द एग्जाम्पल। ईरान इज़ वेल विद इन इट्स राइट टू डिफेंड इट्स सेल्फ, एर्डोगन। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अगर वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम बनेगा तो वो टर्की बनेगा, बिकॉज ऑफ दिस मैन एर्डोगन। अगर हम टर्किश होते तो हम कहते हैं कि दिस इज़ अ फैबुलस मैन, अमेजिंग, ओके, ही इज़ रियली अ लीडर दैट कंट्री डिजर्व। But since Turkey is against India, so we don't admire him a lot. But remember that Turkey is a NATO member. Yet it is saying that Iran is well within rights to defend itself. So आप देखिएगा नाटो भी कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन में चला जाना है थोड़े दिन में, इसके भी मेंबर्स बिखर जाने हैं अपने आप, और बिखर भी रहे हैं। यूएसए बोलता है कि आप 5% अपनी जीडीपी का इन्वेस्ट कीजिए, इसमें नाटो फोर्सेस में कंट्रीब्यूट कीजिए। यूके, फ्रांस, इन दोनों ने अब मान लिया है कि हमें यूरोप की न्यूक्लियर सिक्योरिटी खुद ही इंश्योर करनी होगी, यूएसए पे हम रिलाई नहीं कर सकते, वो दूर जा रहा है। टर्की है, टर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा रशिया से, काटसा का थ्रेट होने के बाद भी, तो टर्की भी कहीं ना कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। तो नाटो भी आएगा ब्रेकिंग की तरफ, वो भी ब्रेक होगा। अच्छा, यहाँ पे पहले एक अच्छी चीज़ है, होंडा, ये जापान की जो कंपनी है आपकी बाइक वाली, इसने भी एक रीयूजेबल रॉकेट बनाया है, ठीक है, रीयूजेबल रॉकेट जो स्पेस एक्स ने भी बनाया था। रीयूजेबल रॉकेट्स बहुत ज़रूरी है, ये हमारे जो लॉन्चिंग की कॉस्ट होती है उसको काफ़ी रिड्यूस कर देंगे, एरोप्लेन की तरह ही होंगे। अभी तक जो होता है कि रॉकेट आपने लॉन्च किया उसके बाद वो वन टाइम यूज़ ही रहता है। दूसरा, यहाँ पर इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ की बात है, और इन्होंने 3 मेजर सजेस्ट किए हैं कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है कोई गवर्नमेंट इतना कुछ कर पाए। एनीवे, ये स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा आते कैसे हैं, जब ये शिप्स वगैरह होती हैं तो यहाँ पे बहुत सारा वाटर भरा जाता है, ठीक है। जैसे सपोज़ कि अभी ये इंडियन ओशन में है तो यहाँ पे वाटर भरा जाएगा ताकि ये शिप बैलेंस रहे, ओके। और फिर जब ये मान लो पैसिफिक ओशन पे पहुँची, वहाँ पे जाके इसको खाली करेगी, फिर वहाँ से दोबारा पानी भरेगी और फिर इंडियन ओशन की तरफ आएगी, फिर यहाँ पे खाली करेगी। इसको कहते हैं बलास्ट वाटर। अब होता ये है कि जब आप ओशन से पानी ले रहे हो एक जगह से दूसरी जगह जाकर रिलीज़ कर रहे हो, तो इनके साथ ही काफ़ी सारे इन्वेसिव स्पीशीज़ भी आ जाते हैं। और फिर जो पैसिफिक ओशन में एक्लेमेटाइज था वो इंडियन ओशन में आता है, और यहाँ की जो इंडिजिनस यानी कि जो लोकल स्पीशीज़ हैं उनके लिए एक थ्रेट बन जाता है। ऐसे ही एक थ्रेट बना जाइंट अफ्रीकन स्नेल, okay, it is thriving in warm humid climate and free from natural predators. This has become a carrier for parasite threatening humans and the wildlife. अब ये इतना स्लो मूविंग था, अननोटिस अराइवल था इसका, मगर इसने पूरा इकोसिस्टम रीशेप कर दिया। आया था बे ऑफ बंगाल में, बट इसने वेस्टर्न घाट्स तक आके यहाँ की जो लोकल स्नेल्स थी उनको काफ़ी हार्म किया, ओके। तो इनको रोकना ज़रूरी है। पहले तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, यूपीएससी स्पीशीज़ के नाम पे बहुत परेशान करता है। केन टॉड्स, ये ऑस्ट्रेलिया में इन्वेसिव स्पीशीज़ बना। गम्बूसिया, ये इंडिया में इन्वेसिव स्पीशीज़ बना। एंड पोसिलिया रेटिकुलेटा, ये जापान में बना। सो ये जो बायोफाउलिंग है वही है कि ये जो अनडिजायरेबल एक्यूमुलेशन हो जाता है प्लांट्स, एनिमल्स एंड एल्गाई का ऑन द सरफेस, और फिर ये इधर से उधर बलास्ट वाटर के थ्रू
ये दूसरी लोकेशंस पे पहुंचता रहता है। ओके, तो ये इसी को मैनेज करने के लिए यहाँ पर इन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं, बट आई वोंट से कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट ठीक है, अगर एक बार को देखना है तो देख लेते हैं। इंडिया नीड टू स्ट्रेंथन इट्स नेशनल पॉलिसी। इट नीड ए ग्रेटर कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स and researchers to maximize the knowledge generation about potentially invasive species and their spread given various climate change scenario। अब किसके पास इतना टाइम है कि वो ये पहचान सकता है क्या कोई? अब जैसे मान लीजिए कि कोई ये इसको देख के से पहचान लेगा कि यार ये तो अफ्रीकन स्नेल है, ये यहाँ पे इन्वेसिव है, इसको पकड़ो, ठीक है? वो बहुत डिफ़िकल्ट है। वैसे तो टॉपिक मैं कहूँगा भी नहीं कि इसकी तरफ देखो, लेकिन चलो। फाइनली इंडिया मस्ट इम्प्लीमेंट मैंडेटरी पोस्ट ट्रेड बायोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि ट्रेड के बाद अब आप शिप लेके आए हो, आप बलास्ट वाटर रिलीज़ करोगे ना, तो जाओ एक खाली जगह पे जाओ, यहाँ पे बलास्ट वाटर रिलीज़ करो, फिर हम देखेंगे इसमें कोई इन्वेसिव स्पीशीज़ तो नहीं आ गया कहीं। ओके, सो फिर उसका बायोलॉजिकल इम्पैक्ट कि आप देखो कि जो स्पीशीज़ आए इनमें से कोई इन्वेसिव है जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को हार्म कर सकता है, ठीक है? तो इतना सब कौन करने वाला है? Freight transportation between growing economies is projected to triple by 2050, and this will increase the invasion risk by reducing travel time and improving the survivability of alien species। अब एक सिंपल सी बात है, अगर कल को लिखना भी हो कुछ एग्जाम में, अगर क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी पर है, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी, वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी, बस उसमें एक सिंपल सा लिख देना दैट ये जो बलास्ट वाटर है इसको टैकल करने के लिए कंट्रीज शुड फ्रेम सम गाइडलाइंस, ओके, ताकि इन्वेसिव स्पीशीज़ को कम से कम रिड्यूस किया जा सके या एटलीस्ट आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये इस रीजन के लिए ठीक नहीं है। ओके, बस इस पॉइंट को अपने उसमें एक जगह पे आंसर में लिखने का मौका मिले तो लिखना, बाकी ऐसे आर्टिकल्स आते रहते हैं, इनमें कुछ नहीं है हमारे काम का। ओके, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।